हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 247। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज एन एग्जामिनेशन जो आपको मिलता है आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशंस के साथ में। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है। देन अगेन एट द सेम टाइम व्हेन आई गिव यू द रियलिटी चेक, इसके अंदर ना अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं नबार्ड की बात करती हूँ तो प्रीवियस ईयर की जो बात करते हैं वहां पर द मैक्सिमम स्कोर वाज 66 आउट ऑफ 100। एवरेज स्कोर वाज बिटवीन 49 टू 66 के बीच में, मतलब दैट वाज एक्चुअली 49 टू 60 के बीच के अंदर। 66 वाज देयर वर हार्डली अ फ्यू एस्पिरेंट्स जो वहां तक पहुंचे थे। सो गिविंग अ रियलिटी चेक, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, you'll able to score. But when we talk about the English descriptive, what is it जिसकी requirements रहती है, those quick hacks for English descriptive. But along with the quick hacks, I'm gonna let you know something which is gonna help you with the consistency as well. So with the quick tips, there are certain tips which are definitely gonna be helpful for you when you're looking forward towards the phase 2 of NABARD grade A जो upcoming examination है, along with that in your SEBI grade A preparation or the RBI grade B preparation. So this is basically a generic video जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ जहाँ पर आप English descriptive पर वर्क करते हैं वो आपको हेल्प कैसे करता है. So let's quickly move on. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर किस तरीके से आता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द सेबी ग्रेड ए, उसके अंदर ये आपके पास आता है 100 मार्क्स का, बट आपको मिलता है वहां पर 60 मिनट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एंड नबार्ड ग्रेड ए, यू गेट 90 मिनट्स. और आपके पास इन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर फर्क क्या पड़ जाता है कि नबार्ड ग्रेड ए ने रिसेंटली अपने इंग्लिश का पैटर्न भी चेंज किया था. हर एग्जामिनेशन में आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सिलेबस, और उनका वेटेज भी वेरी करता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी. बट कुछ चीजें इन सब में कॉमन है. वो कॉमन चीज क्या है कि ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और आपको इसमें ऐसे मिल जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिल जाता है और प्रेसी मिल जाती है जो कि कॉमन आ जाता है सेबी और आरबीआई के अंदर. बट नबार्ड के अंदर आपके पास लेटर्स भी आ जाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग भी आ जाती है. सो वो आपके पास एक डिफरेंशिएटेड एरिया है. बट लेट्स टॉक अबाउट द क्विक टिप्स फॉर दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट. एक ओवरव्यू दे दिया कि 60 मिनट्स और 90 मिनट्स का आपको देख के चलना है. यानी आपके पास सबसे पहली मुसीबत क्या खड़ी होती है, दैट इज योर टाइम. Are you able to manage your time in a proper way to complete the examination within the time tenure or not? So let's move on and understand. Number one, do not procrastinate. One of the basic reasons where the students are not able to score is they delay their preparation of English. Why? Because we believe कि अच्छा इंग्लिश का एक काम करते हैं, इंग्लिश तो हम प्रिपेयर कर ही लेंगे, आगे चलकर तो प्रिपेयर करना ही है, तो एक काम करेंगे जब फेज 2 आएगा ना तब बैठकर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं ना. हम फेज 1 के टाइम पर क्या बैठकर पहले लिखना शुरू कर दे. दिस इज वन ऑफ द बेसिक मिस्टेक्स जो काफी हद तक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. दैट इज पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, दे काइंड ऑफ लीव दैट एरिया फॉर दैट टाइम बिंग, और उसके कारण बाद में जब वो काम करते हैं ना तो उस मोमेंट पर आपका उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं निकल के आता. Best is if you're going to start your preparation right away for the phase 1, then with the phase 1 start writing for the phase 2 as well. That helps you to prepare. If you'll find it, most of the aspirants who have cleared this examination is because they were not looking at the phase 1 only. They started preparing for phase 1 and phase 2 together, and that is where they were able to score in a better way because they were not aiming the stars. They were definitely aiming for the higher things in their lives, and this is where they were looking forward to it. मतलब one of the basic things that I'm trying to say is कि आप अगर इस लेवल को देख रहे हैं और if you want to achieve this, then you are just gonna be here, क्योंकि आप इसी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो कि प्रीलिम्स जितना आता है प्रीलिम्स तक करेंगे, हो गया क्लियर तो मेंस में जाएंगे, तो हम मेंस में इसको जरूर पढ़ेंगे. वो एटीट्यूड जो है वो काफी हद तक आपका जो क्लियरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन का स्कोप है ना वो फेज 1 तक ही छोड़ देता है. तो दैट्स व्हाई डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. Now, let's look forward to the next point, that is compile the reading material. When we talk about English, one of the basic things that students normally ask is कि मैम पढ़ना क्या चाहिए. You should always look forward to the non-fictional data as well. Non-fictional material में आप जो अगर किसी के बारे में पढ़ते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये आपकी vocab बिल्ड करता है. साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट्स की तरफ बात करते हैं, मतलब वन ऑफ द बेसिक एरियाज, अगर आप आगे चल के मैं भी इस बारे में और डिटेल में बात करूंगी अबाउट आरबीआई, अबाउट सेबी, अबाउट नबार्ड, इनकी वेबसाइट्स पे अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं ना तो आपको काफी हद तक ना उसकी भी बहुत हेल्प होती है. वाई? बिकॉज ना अगर आप उनकी चीजों को पढ़ते रहते हैं ना, नॉट ओनली यू गेट द डेटा. देखिए जब ये लोग अपने क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं ना, उनके क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं आपके पास इनके ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है.
वो आपको ना वो वाला वोकैब बिल्ड करने में हेल्प करता है जो आप अपने एसे के अंदर आराम से यूज कर पाएंगे, जो आप अपनी ना जो आपका लेटर्स होंगी उसके अंदर आपको हेल्प करता है, रिपोर्ट्स में आपको हेल्प कर देता है। साथ ही साथ अगर आप इसके अलावा इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एडिटोरियल्स एज वेल, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ देयर जनरलाइज अभी क्या चीजें चल रही हैं, जब आप उन चीजों को पढ़ते हैं, डेली मैगजीन्स को अगर आप रिव्यू करते हैं, मंथली मैगजीन्स बहुत सारी आती हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आती हैं, उनको अगर आप रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं, वो जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई जो उनके प्रॉपर डिटेल्ड अगर आपके पास कोई एडिटोरियल्स दिखते हैं आप उनको पढ़ते रहते हैं, तो वो आपको रीडिंग मटेरियल के लिए हिसाब से एक तो वो आपको आपके इंफॉर्मेशन लिखने के लिए डेटा प्रोवाइड कराता है, बिकॉज डेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बट wrong data will ruin your image, but the right data at the right place is going to help you a lot in earning more marks, right? So ये आपके पास आता है कि आपका डेटा आप प्रॉपर बना पाते हैं, आपको नॉन फिक्शनल मटेरियल पढ़ने के कारण आपको कोट्स और लोगों की जो फेमस आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोट्स के फॉर्म में आ गई, वो आपके पास आ गया, आपके लिए एनेक्डोट्स बनाने आसान हो जाते हैं। और उसके अलावा जो आप इलस्ट्रेटिव होकर बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो आपके लिए आसान हो जाता है। यू डोंट हैव टू मेक इट ऑर्नामेंटल, वो आपको बुकिश लैंग्वेज में एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं होती है टू स्कोर मोर। वो एक अलग आइडियोलॉजी है जो बोलते हैं कि जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल इंग्लिश डालते हैं उनको ही नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी जो कंटेंट क्लैरिटी है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, वो डिटर्मिन करता है कि आपको मार्क्स कितने मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ वन ऑफ द बेसिक एरियाज टू वर्क अपॉन इज टाइम मैनेजमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, नॉर्मली एस्पिरेंट्स अपना टाइम मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं रख पाते हैं, दैट्स द हार्डकोर रियलिटी। टाइम मैनेजमेंट में बहुत बार होता है कि मैम हमारा ना प्रेस ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी वर जस्ट डीलिंग विद इट, वो बहुत बार इस जगह पर रहते हैं। बट अगर आप बात करते हैं यू शुड गो फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बट अगर मैं खुद से पढ़ रही हूँ, अगेन अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन विच अराइजेस है कि अगर मैं खुद से पढ़ रही हूँ तो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट लीव दिस टाइम मैनेजमेंट पार्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कि एग्जाम में तो हो ही जाएगा, नहीं होता। आपको पहले से ही उसके लिए ऊपर वर्क करना पड़ता है। फर्स्ट कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप ऐसे के ऊपर वर्क करना शुरू करें। गिव योर सेल्फ अ टाइम पीरियड कि आपके पास अगर 3 क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर नॉर्मली, सो व्हेन वी टॉक अबाउट 3 क्वेश्चंस देयर, आप उसके हिसाब से अपना टाइम बांट कर चले कि हाफ एन आवर आपको रखना है, 20 to 30 मिनट्स के बीच में आपका ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर आपको लेटर है तो लेटर है, अगर आपको ऐसे है तो आपको उस पर वर्क करना है, प्रेसी पे वर्क करना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको उसके ऊपर डिटरमिन करना होगा कि आप उस पर 20 मिनट्स दे रहे हैं कि 30 मिनट्स दे रहे हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट इज द मार्क्स, जो उसकी वेटेज है उस चीज की, आपको वो देख कर चलना है। तो वन थिंग इज टाइम मैनेजमेंट आपको करनी आनी चाहिए। तो जब भी आप इस पर वर्क करोगे सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए टाइम लिमिट। अगर आप पहले एक ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे के ऊपर आपकी इंडिविजुअल टाइम लिमिट अलग होनी चाहिए। अगर आप प्रेसी लिख रहे हैं तो प्रेसी की टाइम लिमिट अलग होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो उसकी टाइम लिमिट अलग होनी चाहिए। सबकी टाइम लिमिट्स आपकी डिफाइंड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर ज्यादा फेस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जब तक आप उस चीज को लेकर सॉर्टेड नहीं होते हो ना, तब आपको प्रॉब्लम जरूर आती है। आपको ये देखना है कि अगर आपके पेपर में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रही है, एक प्रेसी आ रहा है, देन आपके पास एक आ रहा है लेटर राइटिंग मान लीजिए, तो आपको इस केस में कितना इंडिविजुअली काम करना है। या फिर जब हम नबार्ड की बात करते हैं उसमें आपके पास ऐसे भी आता है, ठीक है, ऐसे का आ गया, और देन ये 4 चीजों में से आपके पास कोई 3 आएंगे। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो ऐसे का टाइमिंग कितना रहेगा डिपेंडिंग अपॉन उसकी वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है, ठीक है। देन आपकी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कितना टाइम लगता है वो आपको मिनिमाइज करके चलना है, तो वो भी आपको 20 to 30 मिनट्स में कवर करना है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। 90 मिनट्स हैं कि आपके पास 30 मिनट्स हैं, वो जरूर डिटर्मिन करेगा कि आप किस तरीके से स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट यानी सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन कौन सा है, रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन उसके साथ का जो भी आपका टाइम लिमिट होगा, पूरे टाइम लिमिट को आपको डिवाइड करना होगा 3 क्वेश्चंस के अंदर, और कौन से की वेटेज ज्यादा है उसका टाइम आपको ज्यादा एलोकेट करना चाहिए। देन इंडिविजुअल टाइम मैनेजमेंट पहले करनी है और फिर कंप्लीट बनाना है। हमेशा आपकी ना ये लोअर लेवल पे वर्किंग होती है, पहले पर यूनिट आप वर्क करेंगे, यानी पर टॉपिक आप वर्क करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 इंडिविजुअली आप उसे कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इंडिविजुअली करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जब आप इंडिविजुअली इनकी टाइम लिमिट को रीच करने लग जाएंगे, उससे कम में कवर कर पाएंगे, उस समय आपको कंप्लीट की तरफ मूव करना होगा कि मैं एक पूरा कंप्लीट पेपर करके देखूंगा या देखूंगी ताकि मैं अपना आंसर चेक कर सकूं, ठीक है। एक तो टाइम मैनेजमेंट की बात आ गई। अब बारी आती है कि आप जब अपनी वोकैब बिल्ड करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अब
वोकैब बिल्ड किए बिना आप ज्यादा अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आप अपनी ना क्वालिटी कंटेंट को निकाल कर बाहर नहीं ला पाते। वाइल सेइंग दिस दैट यू हैव टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, यू विल हैव टू गो थ्रू वन ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच कैन हेल्प यू इज, टिल नाउ अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैब उतनी अच्छे से बिल्ड नहीं हुई है, आपकी एग्जामिनेशन को भी काफी टाइम पड़ा है, बिल्ड योर वोकैब बाय एडिंग अप 30 to 50 वर्ड्स पर डे। आप अपने हिसाब से अपने वर्ड लिमिट सेट कर लीजिए कि मैं अपनी वोकैबुलरी के अंदर इतने वर्ड्स हर दिन ऐड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट रहता है। बहुत बार एस्पिरेंट्स इसको इतना सीरियसली नहीं लेते कि क्या करना है इसमें, बट ये वर्क करता है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो वही सेम चीज यहाँ पर आ जाती है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हम एक दिन में बहुत ज्यादा वर्ड याद कर देंगे और हमारा हो जाएगा। आपकी फेज 1 के अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस काफी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। यानी अगर आप वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं, हर दिन आप और वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, वोकैब बिल्ड करने के बाद ना उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज भी कीजिए। इट साउंड्स लाइक क्यों करना है, बट इसका ना जो एक आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलकर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब बढ़ेगी और वो वोकैब जो है ना वो आपको हेल्प करती है पेपर के अंदर अच्छे आंसर्स लिखने के लिए। देयर इज वन पर्टिकुलर थिंग दैट आई टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स का बहुत कम एस्पिरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो सीधा लिखते जाते हैं, उनके आंसर्स के अंदर फ्लूडिटी मिसिंग होती है, कनेक्टिविटी मिसिंग होती है। आपका पैराग्राफ 1 कुछ और चल रहा है, पैराग्राफ 2 कुछ और चल रहा है, लेकिन उसे कनेक्ट करने के लिए आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। फर्दर मोर, टू बिगिन विद, टू कंक्लूड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जब वहां पर आप ऐसे मतलब देखिए फर्दर मोर हो गया, मोर ओवर हो गया, देन टू बिगिन विद, टू कंक्लूड, देन फर्स्टली, लास्टली, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके जब आप 3-4 चीजों को लिख रहे हैं, आप अलग अलग फैक्ट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो जितने आप फैक्ट्स को स्पेसिफाई करते चलेंगे, आपका पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 आपके कनेक्ट भी रहेंगे। इन द एंड कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं जो आपके पास, मतलब दिस आर बंच ऑफ वर्ड्स जो आपको हेल्प करते हैं कनेक्टिविटी बिल्डअप करने के लिए। साथ साथ इसीलिए मैंने कहा कि नॉन फिक्शनल चीजें आपको पढ़नी चाहिए, एडिटोरियल्स और बाकी सब चीजें जो आप दिन का ज्यादा समय आप इंग्लिश को ना देकर, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नॉर्मली रीडिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर पढ़ने के लिए सही अगर आधा से 1 घंटा रखता है फॉर इंग्लिश, देन योर इंग्लिश इज गोइंग टू इम्प्रूव इन एनी केस। ठीक है, वन मोर एरिया इज टू कवर इज द वोकैब। और साथ साथ मैंने आपको एक और चीज का इंपॉर्टेंस बताई है, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनका एक मेजर रोल रहता है आपके कंटेंट को बिल्डअप करने के लिए। उसके अंदर किस लिए, क्योंकि वो आपको फ्लूडिटी ला कर देता है, टॉपिक्स के अंदर कनेक्टिविटी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दीज एज वेल। Now the next point is essays. Essays are something जो सबसे लंबे हो जाते हैं और इसमें ना हमें बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे के अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर रेगुलर वर्किंग की रिक्वायरमेंट रहती है। वन ऑफ द बेसिक एरियाज टू वर्क इन टर्म्स ऑफ एसेज इज कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है कितना नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बताऊँ तो एसेज के अंदर ना जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नबार्ड का दे रहे हैं, अगर आप आरबीआई का दे रहे हैं या सेबी का दे रहे हैं, उसके ओरिएंटेड अगर आप एसेज लिखते हैं वो हमेशा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज के ऊपर कुछ बेस आता है या एआरडी पर बेस कुछ आता है, आप उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जनरल इंग्लिश के अंदर मेहनत कम होती है, इनमें मेहनत ज्यादा होती है। इनका कंटेंट आपने जब क्रिएट किया होगा तो आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी और उन सब चीजों का एक इम्पैक्ट आपके कंटेंट राइटिंग पर दिखता है और उसके बेस पर आपको नंबर भी ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। मतलब मार्क्स जो है वो क्लियरली अफेक्ट होता है बेस्ड अपॉन द एफर्ट्स यू आर मेकिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस एरिया, एसेज के अंदर कोशिश कीजिएगा, यू आर नॉट गोइंग फॉर समथिंग दैट इज जनरल इंग्लिश, उसकी बजाय आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो गो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेस। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप आरबीआई, नबार्ड और सेबी और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रेगुलरली पढ़ते जरूर रहिए। उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि आप इनके कंटेंट के ऊपर ही आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं कि आप इनके ओरिएंटेड टॉपिक्स में इनका डेटा भी लिख सकते हैं, जो इकोनॉमी बेस्ड डेटा है वो भी, बिकॉज आप प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, तीनों के अंदर आप इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज। तो जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ही रहे हैं, आप जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ही रहे हैं, सर्वेज की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्री का क्या स्टेटस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो हम जिसको बोल देते हैं, वो अगर आपको पता ही है तो क्यों आपका आंसर जो होगा वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा। सो वो एक चीज आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करता है। देन डू नॉट ट्राई टू गिव ऑल दोज हेवी वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स की उनको नीड नहीं होती, बट आपकी क्लियर इन्फॉर्मेशन, फ्लूडिटी ऑफ द आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इज टू अवॉइड द ऑर्नामेंटल वर्ड्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड लिमिट,
it's weird or it's good, whatever you feel like, this is where you can take the decision, that's your call. But जब हम word limit की बात करते हैं ना, essays के अंदर try to be near about the limit. मतलब अगर if the examination says that there are 300 words for that particular essay, then stick around that essay. आप उसी के अराउंड रहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप उससे बहुत ज्यादा कम वर्ड्स लिख रहे हैं, आप 250 वर्ड्स लिख कर आ रहे हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए. इफ यू आर गिवन 300 वर्ड्स एंड ट्राई टू फिनिश इट अराउंड 300 से थोड़े से कम, आपके 280 टू 95 के बीच में जा रहे हैं, इट्स गुड. बट अगर आप 300 टू 305 10 के बीच में अपना आंसर, अपना एक ऐसे लिख रहे हैं, वो आपको ज्यादा मार्क्स फेच करने में हेल्प करता है. बट वन ऑफ द बेसिक थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अननेसेसरीली स्ट्रेच करें, वो आपको हेल्प नहीं करता. आप उसकी अननेसेसरी एक्सटेंशन ना करें तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जस्ट कीप दैट ऐसे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फोकस ओरिएंटेड और क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको वहां पर एक मार्किंग के अंदर ना, आप एक स्कीम के अंदर आपको अपने स्कोर बनाने में हेल्प होता है. Then one of the basic things that can help you is using of the quotes, and that is to maintain the fluidity of the content. That is what I told you regarding the area of the vocab आपने बिल्डअप की. जब उस टाइम मैंने आपको बताया कि फ्लूडिटी के साथ में ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना, इनको बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स देखते नहीं है, बट ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बिल्डिंग अप योर आंसर्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज, आपके पास ऑप्शन रहता है प्रेसी का. प्रेसी की जब हम बात करते हैं, ये एक अलग लेवल आपके पास आता है. दिस इज देयर इन फ्यू एग्जामिनेशंस, कईयों में नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन आप जिस पेपर पे फोकस कर रहे हैं. तो एक जनरल वे से आपको बता रही हूँ. प्रेसी के अंदर कोशिश कीजिएगा यू रिमेन विद इन द वर्ड लिमिट. इसके अंदर वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कि सिर्फ वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप ना टाइटल प्रॉपर दें. उसके लिए ना आपको जो भी कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया होता है, उस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन को कम से कम 3 से 4 बार आपको एक बार देख लेना चाहिए. एटलीस्ट वैसे 3 से 4 बार बहुत मुश्किल होता है, बट 1 to 2 टाइम्स अगर आप देखते हैं ना, दैट इज गुड इनफ. आप पहली बार पढ़े तो उसका ना जब मैं प्रैक्टिस करती होती हूँ, तो प्रैक्टिस के टाइम पर तो आई कैन गिव इट एज मच ट्राइज एज आई वांट. बट जब आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो पेपर में ना आप नॉर्मली 1 या 2 बार से ऊपर नहीं पढ़ सकते. लेट्स बी फ्रैंक अबाउट द टाइम लिमिट डिटेल्स एंड द स्ट्रेस दैट वी बिल्ड अप ड्यूरिंग द टाइम. हम जो खुद भी अपना बिल्डअप कर रहे थे, क्योंकि पता होता है कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, और हमें देखकर चलना है कि देखिए वो टाइपिंग वाला एग्जामिनेशन है, तो अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन टेल यू हियर इज, अगर आप प्रेसी की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रेसी के ना जितने भी पॉइंटर्स हैं, आप अपने ना उसी के अंदर लिखते चलिए कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट. फिर उसके आसपास आप जो पॉइंटर्स हैं उनको चाहे आप पेज पर नोट कर लीजिए कि आपको ये मेन पॉइंट लगे, और उसी को आप अपनी प्रेसी के अंदर डालते चले. मेरा जो रफ कंटेंट होता है वो मैं साथ साथ ही उसमें प्रिपेयर करके उसको साथ में ही इम्प्रोवाइज कर रही होती हूँ. वो आपकी कॉल होती है कि आपका किस तरीके से हाथ चलता है. टाइपिंग स्पीड मेंटेन होना बहुत जरूरी है. साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाइल प्रैक्टिसिंग डू नॉट ट्राई टू यूज वर्ड से बेटर है आप नोटपैड में कर लीजिए, क्योंकि ना इनिशियली नोटपैड पे कीजिए, ताकि आपको ना जो एरर डिटेक्शन का उसमें ऑप्शन होता है, क्योंकि वो आपका अंडरलाइन कर देगा जहां जहां पर आपकी उसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी. एग्जामिनेशन में आपके पास एरर चेक करने के लिए कुछ नहीं होगा, बट हाँ आपको पेपर के अंदर वर्ड काउंटर जरूर मिलता है, तो आपको ये आइडिया जरूर रहता है कि आपने कितने वर्ड्स में वो कंप्लीट किया. तो प्रेसी के अंदर तो आपके पास ये पॉइंट रहता है कि आपके पास कोई रीजन नहीं है कि मैम क्यों मेरा जो प्रेसी है वो अननेसेसरीली ज्यादा लंबी हो रही है. और प्रेसी के अंदर डू नॉट ट्राई टू गिव द एंटायर डेटा, यू हैव टू गिव द इन्फरेंस ऑफ द डेटा जो आपकी उस प्रेसी के अंदर आपको दिखता है. सो वो आपको उसको इन्फॉर्मेशन में इनकलकेट करना होता है. इन्फॉर्मेशन जितनी क्लियर लिखेंगे, जितनी सॉर्टेड लिखेंगे, और जितनी अपनी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, उतनी आपका ज्यादा स्कोर बनता है. दिस शुड बी इन योर ओन लैंग्वेज, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर. वो उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए जो उसमें लिखा हुआ. अगर आपने वही कॉपी करके लिखते हो तो आप मार्क्स कैसे मिलेंगे. सो वन मोर थिंग इज टू कवर इट दैट वे. देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का भी सेम सिनेरियो रहता है जो आपका इसके अंदर रहता है, बट नंबर 1 सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जो है उन्हें रीड करना है. और साथ ही साथ प्लीज जब भी आप पेपर देने जाते हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मार्क्स की वेटेज क्या है. बिकॉज मार्क्स का आइडिया नहीं होता तो हम गलत लिख देते हैं, और उसके हिसाब से आपको उसके मार्क्स को
एक सॉर्टेड वे से बांट कर चलना है। तो उसके लिए आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू आर डूइंग, आप अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं और कितना डेटा मुझे अपने आंसर के अंदर इनकलकेट करना है, और इट शुड बी इन योर ओन लैंग्वेज। डू नॉट ट्राई टू पुट इट एज द सेम, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट उन्हें नहीं चाहिए होता, राइट। सो ये कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन टर्म्स ऑफ लेटर्स, हमेशा वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो इज कि उनका फॉर्मेट क्या है। अगर वो फॉर्मल लेटर्स है, उनके फॉर्मेट के अंदर आप कोई भी गड़बड़ ना करें तो हमेशा बेहतर होता है। यू कैन स्कोर मोर थ्रू दैट। एंड देन इस कंटेंट की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हमेशा। अगर आप इन चारों में से किसी भी चीज की बात करते हैं ना, अपने ब्रेन में ब्लूप्रिंट बना कर रखें, ब्लूप्रिंट ऑफ द इंफॉर्मेशन की जो आपको फॉर्मुलेट करके इसमें डालनी है। अगर आप उसमें क्लियर नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, किस इन्फॉर्मेशन के बारे में लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है कि आपका चेकबुक हो गया है या आपको नई चेकबुक चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपनी कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी होगी, आपके अकाउंट की डिटेल्स या आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स इसमें डालनी होगी, बताना होगा कि ये आपकी होम ब्रांच है कि क्या है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पर आप उसको डालने वाले हैं, व्हाट इज द क्लैरिटी दैट यू नीड फॉर लुक फॉरवर्ड टू इन दैट पर्टिकुलर लेटर, एंड देन इट हैज टू बी अ क्लियर प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट योर थॉट प्रोसेस इज। यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट हो रहा है, तो यानी हम लोग ये चेक कर रहे हैं जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर आपकी कितनी क्लैरिटी है वो उसको देखता है, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस इन अ मैनर वेयर यू आर क्लियर अबाउट द एंटायर प्रोसेस। इंग्लिश के पेपर के अंदर यू कैन नॉट गो हे बाय, यू कैन नॉट हैव अ वर्किंग वेयर यू आर नॉट सॉर्टेड वाइल राइटिंग। टाइम जो आपका लिमिट होता है, टाइम लिमिट में आप गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करके चलना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। फॉर द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यू हैव टू बी वेरी सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ, अब अगर मैं क्विक हैक बताऊं, इसके जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं, तो नंबर वन चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले आपको अपनी टाइपिंग पर वर्क करना है। टाइपिंग और टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड सही रखें। आपके टाइपिंग एरर्स को रोकने के लिए नोटपैड पर प्रैक्टिस कीजिए और बाद में उसको आप बाद में चेक कीजिए। देयर आर सो मेनी एप्स व्हिच यू कैन थ्रू व्हिच यू कैन चेक आउट योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड योर टाइपिंग मिस्टेक्स। अलोंग विद दैट, अगर आप वर्ड पर अपने कंटेंट को डालेंगे तो आपको उसका वर्ड काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्विक हैक्स हो जाते हैं आपके टाइपिंग को चेक करने के लिए। रिगार्डिंग द कंटेंट, आपके पास क्या हो जाता है जब आप कंटेंट क्लैरिटी की बात करते हैं तो अब वो एकदम से नहीं आता, उसके लिए आपको रीड करते रहना होगा। आपको याद रखना होगा जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको उसके हिसाब से बनाना है। तो जब आप उतना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा आपको आइडिया होता है और उसी की जो कंटेंट क्लैरिटी है आपको अपने पेपर के अंदर रखनी है। कोड्स का इस्तेमाल, डेटा का इस्तेमाल, एनेक्डोट्स का इस्तेमाल, इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल, और आपकी जो इंट्रोडक्शन है प्लस आपकी जो आपका कंक्लूजन है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग आपके प्रोजेक्शंस होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन स्कोर मोर। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस पार्ट, कोशिश कीजिए कि आप इसके अंदर जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ पढ़ें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। सो बस दिस इज वेयर आई एंड माय सेशन। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन देन अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो आपके पास जो लेटेस्ट आ रहा है दैट इज द नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। सो नबार्ड ग्रेड ए के अंदर अगर आप इंग्लिश सोच रहे हैं तो आप उसके लिए भी साथ साथ धीरे धीरे सही अपनी प्रोग्रेस पर वर्क करना शुरू कर दें। फेज 1 के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, अपनी वोकैब और बाकी सब तो बिल्डअप आपको करनी ही है। फेज 2 के हिसाब से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आ सके, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट एंड दिस इज वेयर आई एंड माय सेशन। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू।